Dear students, in this course lecture series of renewable energy technology, I am going to teach the sources of energy, which is the second topic of module 1, and we are going to start sources of energy. In simple terms, we can say that anything out of which usable energy can be extracted is a source of energy. आसान अल्फाजों में अगर हम ये कहें कि किसी भी सोर्स से अगर हम यूजेबल एनर्जी को निकाल सकें या एक्सट्रैक्ट कर सकें या हम ये कह लें कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें जो कि यूजेबल हो जिसको हम इस्तेमाल कर सकें उसको हम कहेंगे दैट वन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जिससे हम अपनी लाइफ के डिफरेंट जो पर्पसेस हैं एप्लीकेशंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड नेचुरल गैस. बिल्कुल आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एज फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं और इन कन्वेंशनल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स की जो एप्लीकेशंस हैं या डिफरेंट पर्पसेस हैं उसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली आप लोगों को ये भी अंदाज़ा है या आप लोगों ने ये भी सुना हुआ है जो कि पावर्स हमारे पास हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, बायोमास. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो टाइप्स की एनर्जीज जो हैं वो नज़र आ रही हैं. एक जो एनर्जी है जो कि यहाँ पर है ये है कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. और इसी तरीके से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड, सोलर, बायोमास और एटसेट्रा ये जो एनर्जी हैं ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स की जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. A fossil fuel is a fuel formed by natural processes. जो कि जो फॉसिल फ्यूल बनता है उसको बनाने में किसी ह्यूमन बीइंग का कोई किरदार नहीं है. इसलिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको प्राइमरी फ्यूल कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी जो फ्यूल होते हैं या प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस्ड होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कुदरत ने उनको अपने हिस्से में ज़मीन में या डिफरेंट यूँ कह लें कि वो अंदाज से मौजूद होती हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द ग्राउंड. हज़ारों साल पहले या उससे भी पहले या कुछ सौ साल पहले जो रिमेन्स हैं डेड प्लांट्स की और जानवरों की वो बरीड हो जाती हैं या हो गई हैं अंडर द ग्राउंड over the years by the action of the heat from the earth's core and pressure from rock and soil. जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया जो ज़मीन के अंदर का जो एक्शन है वो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन का कोर है वो बहुत हीट है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसके अलावा जो प्रेशर है जो रॉक और सॉइल का वो क्या करते हैं दीज बरीड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. कि जो दफन बरीड हुए हुए डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से की रिमेन से जो है वो निकले हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फॉसिल फ्यूल जो कि इस अर्थ कोर एंड प्रेशर फ्रॉम रॉक एंड सॉइल के एक्शन से ओवर द ईयर्स हो रहे हैं. Fossil fuels contain high percentage of carbon and include petroleum, coal and natural gas. तो fossil fuels का सबसे जो बड़ा नुकसान है वो यही है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है और ये जो कार्बन जो है ये जब हम इसको यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं बर्न करते हैं तो इससे
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसके इनमें हमें अंदाज़ा है कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस हैं। Coal, crude oil, and natural gas are common examples of fossil fuels. They are used to run the vehicles, cooking, lighting, washing, to generate electricity, for making plastics and paints. तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम देख रहे हैं इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं इन आवर लाइफ के। हम उससे गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं इनसे, गैस से, नेचुरल गैस से, लाइटिंग क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इन फॉसिल फ्यूल से हासिल की जा सकती है, उनको बर्न करके विथ सम अदर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, washing, generate electricity. All these things are the application of the fossil fuel. अब एनर्जी फ्रॉम द एटम के हम एनर्जी जो है एटम से कैसे हासिल करते हैं, जो कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द एटम इज इक्वल टू न्यूक्लियर एनर्जी. So nuclear power is the use of nuclear reactions that release under nuclear energy to generate heat. क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो है वो हासिल की जाती है, और उसके बाद उसको रिलीज करके न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, और न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो हीट जो है उसको जनरेट किया जाता है. जब वो हीट जनरेट हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज देन यूज इन स्टीम टर्बाइंस. तो इस हीट को स्टीम टर्बाइंस में यूज करते हैं, और उस स्टीम टर्बाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, जो कि कॉमन फिनोमिना है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का. अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. लेकिन जो स्प्लिटिंग होते हैं न्यूक्लियस को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना, उसको नॉर्मली हम न्यूक्लियर फिशन के हवाले से जानते हैं. और जो न्यूक्लियर डिके है इसको हम कह सकते हैं कि ये इट्स जस्ट लाइक अ रेडियो एक्टिव डिके, और ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन, कि कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस जो है जो कि अनस्टेबल है वो एनर्जी को लूज करता है थ्रू बाय सम एनर्जी रेडिएशन. ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन. और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये एक रिएक्शन है इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लाई आर कंबाइंड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लाई. तो इसमें यह होता है कि दो या उससे ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लाई है, उनको कंबाइन कर लिया जाता है, और उससे एक या उससे ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लाई या उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको कंबाइन किया जाता है. The atoms of a few elements such as radium, uranium act as natural source of energy. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एलिमेंट्स हैं वो ये रेडियम और यूरेनियम यूज किए जाते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि यूरेनियम की जो पैदावार जिन ममालिक में ज़्यादा है, और उन ममालिक में जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर ये जो एनर्जी है वो सस्ती पड़ती है निस्बतन इसके कि अगर आप इस यूरेनियम के मटेरियल को पहले इंपोर्ट करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स में. In fact, atoms of these elements spontaneously undergo changes in which the nucleus of the atom disintegrate. के एटम्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं ये यूरेनियम और यूरेनियम के, इनको इस तरह जो है वो चेंज किया जाता है, इस तरीके से इन पर जो है वो न्यूक्लियर फिशन का जो है वो एक्ट लगाया जाता है कि वो जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम है वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं. उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स कैन बी रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग अ हैवी न्यूक्लियस such as uranium into two lighter nuclei, or after that the splitting of the nucleus of an atom into fragments with the release of the energy is called nuclear fission.
तो उससे क्या होगा, जब स्प्लिट होंगे न्यूक्लियस एटम्स के साथ और फ्रेगमेंट्स में, तो एनर्जी की रिलीज होगी और उस एनर्जी की रिलीज को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इस जो एनर्जी की यूँ कह लें कि जो रिलीज है, उससे उसके बाद जो हीट है उसको जनरेट किया जाता है और उस हीट की जनरेशन से फिर स्टीम टरबाइंस जो हैं वो चलाए जाते हैं और स्टीम टरबाइंस की चलाने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब वेरी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और पावर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक जो है वो पावर प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। डिसएडवांटेजेस में ये है कि प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये बहुत खतरनाक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को सही तरीके से डंप करना पड़ता है और इसको खुलेआम या किसी भी ओपन स्पेस में इसको नहीं रख सकते। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉन रीन्यूएबल, ये जो एनर्जी है ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है। तो अभी तक हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कन्वेंशनल एनर्जी देख ली है और उसके साथ ही हमने न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद फॉसिल फ्यूल्स के, फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में कि प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास, की क्वांटिटी के हिसाब से, पर यूनिट ऑफ मास के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल की बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटी सी क्वांटिटी भी अगर फॉसिल फ्यूल की इस्तेमाल की जाए तो उससे एनर्जी काफ़ी हाई क्वांटिटी में हासिल की जा सकती है। ईजी टू गेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ये सबसे एडवांटेजेस में से इसके शामिल है कि यस, हम इसको बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मेक प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक, पेंट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हम इसको बना सकते हैं जो कि हम आज की इस दुनिया में बना भी रहे हैं। मोर देन 70 टू 80% एनर्जी जो है वो हम फॉसिल फ्यूल से ही हासिल करते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल होती है तो लाजमी बात है कि ये एनर्जी हमारी ज़िंदगी के कंफर्ट्स में, और इसके साथ साथ ये तो सेकेंडरी बात होगी। प्राइमरी बात ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी ये इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है कि नॉन रिन्यूएबल है। हमें अंदाजा है कि कुछ अरसे बाद, 50-100 साल बाद ये ऐसा ऐसा जो है ये इस दुनिया से ख़त्म हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, हाई कॉस्ट है, बर्निंग प्रोड्यूसेस स्मॉग है, इससे जो है स्मोक भी होता है और स्मॉग भी, ये दोनों जो हैं डिसएडवांटेजेस में शामिल हैं। बर्निंग कोल रिलीज सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एसिड प्रीसिपिटेशन। मतलब कहने का ये हुआ कि जो कोल है उसको जलाने से जो सब्सटेंस निकलते हैं उससे एसिड की जो है वो प्रीसिपिटेट हो जाती हैं। और उसका नुकसान ये है एसिड का कि जब एक टर्म यूज होती है एसिड रेन की, और वो जो एसिड रेन की टर्म है वो इसी फॉर्म में आती है कि जब बर्निंग कोल हो रहा है या बर्निंग ऑफ डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं और उसकी जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ये लेयर जो है ये हमारी फजा में मौजूद होती है। और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये कंटेमिनेशन जो है ये सारी की सारी साथ आती हैं और ये ज़मीन पर आकर ये बारिश गिरती है और उससे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता है और जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उसको भी इसका नुकसान है। और रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स, कि जो ऑयल अगर कहीं यूज़ हो रहा है और तो इसका मतलब ये है कि उसको बह जाने का ख़तरा भी मौजूद है, स्पिल्स लीकेज का ख़तरा भी मौजूद होता है। तो अब बात कर लेते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की। तो रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमास एनर्जी की, कि बायोमास एनर्जी क्या है। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग थॉरली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को पढ़ेंगे, जिसमें सोलर है, बायोमास है, विंड है, और इसके अलावा जितने भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका ओवरव्यू अभी हम लेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ओवरव्यू की बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिटेल्ड एनर्जी एनालिसिस, या हम डिटेल्ड एनर्जी सोर्स को पढ़ेंगे कि उस सोर्स को पढ़ने के बाद उसको देखेंगे कि कितने टाइप के सोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर सोर्स में, जस्ट लाइक सोलर में।
और हम उसको कैसे जनरेट करते हैं, किस तरह के टाइप्स की जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोलर या विंड या बायोमास, वो किस टाइप की अवेलेबल है। तो यहाँ अभी हम बायोमास की बात करते हैं। Biomass is a renewable source of energy produced when the sun's radiant energy is transformed into chemical energy by plants in a process called photosynthesis। ये जो photosynthesis का अमल है, इसके जरिए से कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि जब सन्स रेडिएंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होगी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ये सिर्फ बात हो रही है अभी प्लांट्स की। बायोमास एनर्जी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ह्यूमंस, क्योंकि ये सबसे पहले विदाउट एनी, यूं कह लें कि इसको निकालने के लिए भी हमें कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, या उस पुराने ज़माने में भी ये अवेलेबल होती थी रफली नेचर में, ठीक है। ख़ासतौर पे प्लांट्स जो हैं और एनिमल रिसोर्सेज जो हैं, वेस्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें यूं कह लें कि अवेलेबल होती थी ओपनली विदाउट एनी हर्डल, एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। तो बायोमास एनर्जी जो है ये सबसे पुरानी है और ह्यूमंस के हिसाब से, और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स है पुरानी है, और इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच सपोर्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वुड है, लकड़ी, क्रॉप्स एंड ग्रासेस आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज ऑफ बायोमास। और इसके अलावा इसमें प्राइमरी सोर्स जो है वो ये तीन चीजें हैं बायोमास एनर्जी में। वुड है, क्रॉप्स हैं और ग्रासेस हैं, जो ग्रास हमारे पास अवेलेबल होता है एग्रीकल्चरल लैंड्स में। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट एज वेल एज गार्बेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं, गार्बेज, फूड मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी के बाद हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ये वो सोर्सेज हैं कि जिनको ह्यूमन बीइंग ने अपनी बेहतरी के लिए इनको यूज करना शुरू किया, या हमने यूं कह लें कि इस्तेमाल किया और बनाया। और बायोमास इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल व्हीकल्स एंड प्रोड्यूस हीट फॉर क्लाइमेट कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग। और एडवांटेज में अगर हम बायोमास की बात करें तो ये रिन्यूएबल है और क्लीनर बर्निंग देन ऑयल एंड अबंडेंट है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज डिस्पर्ड है एंड लैंड इंटेंसिव सोर्स है। डिस्पर्स्ड का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है और एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं होता। प्रोड्यूसेस स्मोक, स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। इट हैज़ लो एनर्जी डेंसिटी, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एनर्जी की डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में बायोमास को जला के एनर्जी जो है थोड़ी सी जो है वो हासिल की जाती है। विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी is one of the viable sources of renewable energy which can be used effectively for the power generation. Power generation from wind energy depends on जो जनरेशन पावर की होती है फ्रॉम द विंड एनर्जी, वो डिपेंड करती है विंड स्पीड पर कि जो विंड की स्पीड है हवा की वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब ब्लोइंग टाइम ऑफ द विंड कि जो हवा है क्या वो 24 आवर्स चल रही है, और इसके अलावा क्या पूरा हफ्ता चलती है, महीना चलती है, या कौन कौन से सीजन में या पर्टिकुलर मंथ्स में हवा का जो फ्लो है वो देखा जा सकता है। और मतलब ड्यूरेशन जो है वो अवेलेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेज कि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए इसकी, और उसका जो यूज़ है वो किस तरीके से उसको अमल में लेके आया जाए जो कि विंड एनर्जी बनती है। However, it is one of the oldest and cleanest form of energy। ये विंड एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि बायोमास की तरह ये भी ओल्डेस्ट है और क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे
ज़्यादा डेवलप्ड जो है टेक्नोलॉजी वो हमारे पास विंड एनर्जी सोर्स है। देयर इज़ द पोटेंशियल फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड मिल्स। तो विंड मिल से बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हम हासिल कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो विंड एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू जनरेट, क्योंकि एक दफ़ा विंड मिल जो है उसको लगाने का खर्चा है, उसके बाद विंड है हवा से जनरेशन जो है वो होती रहती है। डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। डिसएडवांटेजेस में है कि ओनली प्रैक्टिकल इन विंडी एरिया, जिन एरियाज में हवा जो है उसका फ्लो ज़्यादा है, जस्ट लाइक कोस्टल एरियाज या बीचेस, तो उन एरियाज में हम कह सकते हैं कि विंड एनर्जी जो है वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या वहाँ पर विंड मिल्स को लगा सकते हैं और हार्नेस्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, यही इसका प्रॉब्लम है कि एनर्जी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। विंड मिल इज बिग, बल्की एंड इनकन्वीनियंट टू यूज एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो विंड मिल जो है वो बिग होती है काफ़ी साइज में, हैवी है, बल्कि है और इनकन्वीनियंट होती है यूज एज कंपेयर टू जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। सोलर एनर्जी की बात कर लें। इन सोलर एनर्जी हम ये देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक हीट में या इलेक्ट्रिसिटी में। Solar energy is energy derived from sun in the form of solar radiation. जो सोलर एनर्जी है उसको हम हासिल करते हैं सूरज की किरणों से, या जो जो भी सूरज की रेडिएशंस आती हैं उन रेडिएशंस के थ्रू हम एनर्जी को हासिल करते हैं। इट इज़ हार्नेस बाय direct sources like solar cooker, solar stream systems, solar dryer, solar cell. इट इज़ हार्नेस्ड, ये हार्नेस्ड है कि मतलब हम हासिल कर लेते हैं। और डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हैं सोलर कुकर, सोलर स्ट्रीम सिस्टम, सोलर ड्रायर है और सोलर सेल्स हैं। और जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं सोलर एनर्जी के वो हैं इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल मैनर के। जो सूरज की रोशनी है वो वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती, और उसको हम ये कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट मैनर है इसका, इन विच इट रीचेज द अर्थ सरफेस, कि जो ज़मीन की सरफेस पर जब वो पहुंचती है तो वेरिएबल मैनर में है। दरमियान में मौसम की जो तब्दीली है, वेदर कंडीशन है और इन्वायरमेंट का कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसके अलावा और एरिया रिक्वायर्ड टू कलेक्ट इट ए यूजफुल रेट हैज़ टू बी लार्ज इन साइज। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज होना होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से हम जो है बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं। और सोलर जो सेल होता है उसको अरे में बनाया जाता है, और अरे जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में होती है, और जो पैनल है वो फिर डिफरेंट पैनल्स को मिलाकर उनकी अरेज बनाई जाती हैं, फिर वहाँ से जो है कलेक्शन जो है वो की जाती है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ यूज़ photovoltaic devices wherein solar energy is converted directly to electricity. इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ जो कंपनी है वो फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस को इस्तेमाल करती हैं जहाँ से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। Electricity can be produced indirectly from steam generators, solar thermal collectors to heat a working fluid. और जो वर्किंग फ्लूइड होता है मतलब जो भी पानी या जो भी फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं हीट करने के लिए, और वो सोलर थर्मल कलेक्टर्स के थ्रू हम डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टीम जनरेटर्स, और के अंदर जो सोलर थर्मल कलेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और वहाँ से जो है हीट को जो है एक्सट्रैक्ट करके वर्किंग फ्लूइड पर लगाया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। सेल्स आर क्लासिफाइड इधर एज क्रिस्टलाइन, जो कि स्लाइस्ड फ्रॉम इनगॉट्स और कास्टिंग और ग्रोन रिबन्स। ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जहाँ से सेल्स को जो है वो स्लाइस किया जाता है और थिन फिल्म
जो कि डिपॉजिटेड इन थिन लेयर्स ऑन अ लो कॉस्टिंग या लो कॉस्ट बैकिंग। और थिन लेयर्स जो हैं, जो कि हमारे पास जस्ट लाइक ये जो सेल है, ये इसी थिन फिल्म जो है उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया गया है। और इंडिविजुअल सेल्स कैन वेरी इन साइज फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर या हाफ इंच टू अबाउट 10 सेंटीमीटर 4 इंच और मोर। तो एक सेल है, एक सेल से कन्वर्ट करते हैं उसको मॉड्यूल के अंदर। तो एक मॉड्यूल में डिफरेंट सेल्स होते हैं, एक मॉड्यूल में मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं, और इन सेल्स को, इन मॉड्यूल्स को फिर कंबाइन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अरे। और ये अरे जो है ये मिलके बन जाती है, मतलब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ये जितना भी रिक्वायरमेंट होती है। However, वन सेल ओनली प्रोड्यूस 1 से 2 वाट। कोई एक जो सेल है वो तकरीबन 1 से 2 वाट जो है वो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दी सेल्स क्वालिटी। तो सेल्स के अंदर जो है मॉड्यूल्स में भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज आती हैं, जिसमें ए ग्रेड सोलर पैनल, बी ग्रेड सोलर पैनल। और जो ए ग्रेड सोलर पैनल है उस पैनल की जो सेल्स जो लगे होते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है निस्बतन बी ग्रेड के। और द लाइफ टाइम ऑफ अ पीवी सिस्टम इज अज्यूम टू बी 30 ईयर्स। अच्छा, एडवांटेजेस हैं इसके, ऑलमोस्ट लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन एनर्जी है वो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है। डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, किसी भी टाइप की एयर जो है वो उसको पोल्यूशन नहीं करता ये। एक्सपेंसिव टू यूज फॉर लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन, ये एक्सपेंसिव है अभी टेक्नोलॉजी जो है वो, क्योंकि लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर ये मेगावाट्स में चले जाएं तो इसके लिए बहुत स्केल जो है, मतलब एक तो जगह बहुत बड़ी चाहिए उसको लगाने के लिए, स्पेस बहुत बड़ी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो मेजर ड्रॉबैक है वो है एक्सपेंसिव का, कि ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है। ओनली प्रैक्टिकल इन सनी एरियाज, और उन एरियाज में ये प्रैक्टिकल है जहां पर सूरज की जो रेडिएशन है, किरणें हैं, वो अवेलेबल होती हैं। हाइड्रो एनर्जी की बात कर लेते हैं। हाइड्रो पावर is a renewable source of energy. Water continuously moves through a global cycle, evaporating from lakes and oceans, forming clouds, precipitating as rain or snow, or flowing back to the oceans. This water cycle is produced by the sun and driven by gravity. ये जितना भी हमने यहाँ पर अभी देखा कि जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव होता है फ्रॉम डिफरेंट साइकिल्स में, और दोबारा से मूव होने के बाद फ्लो बैक हो जाता है इन द ओशंस। और ये जो वाटर का साइकिल है ये प्रोड्यूस होता है बाय द सन एंड ड्रिवन बाय द ग्रेविटी। हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन कैप्चर द एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर बाय बिल्डिंग ए डैम ऑन अ रिवर और चैनलिंग ए पोर्शन ऑफ अ रिवर थ्रू ए डाइवर्जन। कि या तो डायरेक्टली दरिया पर डैम बनाया जा सकता है और उस डैम में जो फ्लो ऑफ वाटर है उससे एनर्जी कैप्चर की जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के चैनल्स बनाए जा सकते हैं या पोर्शंस बनाए जा सकते हैं दरिया में थ्रू अ डाइवर्जन। और डाइवर्जन से ये है कि एक बड़े दरिया में डिफरेंट उसको डाइवर्जन लगाकर और डिफरेंट छोटी नहरें निकाली जा सकती हैं, और उन पोर्शंस पर हाइड्रो एनर्जी जो है वो डिफरेंट टरबाइंस लगाकर और जनरेटर्स लगाकर हासिल की जा सकती है। Hydropower is considered an efficient, cost-effective and clean energy source to generate electricity. तो ये बहुत efficient है, cost effective है, बहुत ज़्यादा expensive नहीं है, और सबसे बढ़ के clean energy source है। Hydropower plant return the water to the system unchanged in quantity and quality. तो इसमें ये है कि just like हम देख रहे हैं कि water जो है वो यहाँ रिजर्वायर से डैम के थ्रू टरबाइन में, और टरबाइन से जनरेटर लगे हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उसके बाद जो पानी निकलेगा हम ये देख रहे हैं कि ये पानी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है ये अनचेंज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी मिल जाती है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ना क्वांटिटी चेंज होगी ना ही क्वालिटी चेंज होगी। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ हाइड्रो एनर्जी। अब बात कर लेते हैं ओशन, टाइडल एंड वेव एनर्जी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइडल पावर और
tidal energy is form of hydropower that converts the energy obtained from tides into useful forms of power. ठीक है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइडल पावर जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक टाइड्स है या टाइडल एनर्जी है। ये भी एक किस्म का पानी की एनर्जी है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करती है फ्रॉम द टाइड्स, दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर, जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वेव एनर्जी क्या है? सबसे पहले वेव एनर्जी की बात करते हैं। वेव एनर्जी, ऑल्सो नोन एज ओशन एनर्जी, इज डिफाइंड एज एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम ओशनिक वेव्स। तो हम ये देख रहे हैं कि वेव एनर्जी में कि जो समंदर के अंदर जो लहरें हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं अपवर्ड बैकवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी। एज द विंड ब्लोज अक्रॉस द surface of the ocean, it creates waves, and thus they can also be referred to as energy moving across the surface of the water। तो ये एक किस्म का यहाँ पर मशीन्स जो हैं ये एनर्जी की लगा दी जाती हैं कि जो कि ये मूवमेंट जो है वेव्स की होती रहती हैं विंड ब्लोस की वजह से, और यहाँ से एनर्जी जो है वो हार्नेस्ड की जाती है। तो इसके बारे में हम वेव एनर्जी के बारे में जब हमारा टॉपिक आएगा वेव एनर्जी का, तो उसमें हम इसको थॉरो जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइड्स, और टाइड्स आर डिफाइंड एज द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल caused by the gravitational pull of the moon and the sun on the earth। तो जो टाइड्स हैं ये जो सी लेवल का राइज और फॉल होता है, और वो होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो कि सूरज और चांद की जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसकी वजह से होता है। और दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द ओशंस but can also occur in other systems whenever a gravitational field exists। तो टाइड्स जो हैं वो इस टाइप की होती हैं जो जमीन के अंदर फिक्स कर दी जाती हैं, और उसके जमीन के अंदर मतलब जो ओशन की जो जमीन है, मतलब ओशन का जो फ्लोर है वहां पर इसको लगा दिया जाता है, और डाउन्स पर एक ये जो मिल्स हैं ये कनेक्ट की जाती हैं, और जब जैसे ही इस सी का लेवल अप और डाउन होता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल, तो यहां से ये टर्बाइंस काम करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। एंड द थर्ड वन जो है ओशन एनर्जी के हवाले से वो देख लेते हैं, जो कि है ओशन थर्मल एनर्जी। OTE इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेक्नोलॉजी जो है ओशन थर्मल एनर्जी की OTE, ये टेम्परेचर डिफरेंस से ली जाती है, हासिल की जाती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल ग्रेडियंट्स। मतलब ये हुआ कि पोर्शंस होंगे समंदर के, और उन पोर्शंस में गर्म पोर्शन भी होगा और ठंडा पोर्शन भी होगा, या लो हम ये कह लें कि कूल ग्रेडियंट या थर्मल ग्रेडियंट्स बिटवीन ओशन सरफेस। अब ये क्या हुआ, इज द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर्स एंड दैट ऑफ ओशन डेप्थ्स। मतलब जो भी ओशन है उसका जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर है, और इसी तरीके से जो उस ओशन का डेप्थ का टेम्परेचर है, उन दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको हम थर्मल ग्रेडियंट्स कहेंगे। और एनर्जी फ्रॉम द सन हीट्स द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। जो एनर्जी सन से आती है वो हीट करती है सरफेस वाटर को ओशन की, और जो जो सबसे लोअर पोर्शन होता है वहां पर एनर्जी की रेडिएशन नहीं पहुंच पाती, और वहां पर जो टेम्परेचर है ओशन का वो बहुत ज्यादा ठंडा और कोल्ड होता है। तो इन ट्रॉपिकल रीजन्स सरफेस वाटर कैन बी मच वार्मर देन डीप वाटर। दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिसैलिनेट ओशन वाटर। तो चाइना ने सबसे पहले 2013 में ये OTE ओशन थर्मल एनर्जी जो है उसको लगाने का एक प्लांट लगाया था, और जहां से ये एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती थी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि रनिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल, रनिंग कॉस्ट जो है वो ना होने के बराबर है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलती रहती है, और डिसएडवांटेज क्या है, लो एफिशिएंसी है और हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, क्योंकि इसको ओशन में लगाना है कहीं मिडल में जाके, बिल्कुल सी शोर्स पे इसको नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। Geothermal energy is energy derived by tapping the heat of the earth itself like volcano and hot springs layers। तो ये वो एनर्जी होगी कि जो जमीन का इनर पार्ट है, अंदर का हिस्सा है, वहां पर जो हीट अवेलेबल होगी, जैसे कि हमें अंदाजा है
के जो वॉल्केनोज हैं, और इसी तरीके से जो लेयर्स हैं कुछ जहां पर हीट की अवेलेबिलिटी है, सो उन अवेलेबिलिटी ऑफ एरियाज से हीट को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बेसिकली a hot spot is an area of reduced thickness in the layer which expects excess internal heat from the interior of the earth to the outer crust। हॉट स्पॉट ये होता है कि जमीन के अंदरले हिस्से से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बन जाते हैं जहां पर यूं कह लें कि हीट जो है वो अवेलेबल होती है, या डिफरेंट हिस्सों से जमीन के जो हीट इकट्ठी होकर एक पॉइंट पर आ जाती है, उस पॉइंट को जो है वो हॉट स्पॉट कहते हैं, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द आउटर क्रस्ट होती है। द हीट फ्रॉम दोज जियोथर्मल हॉट स्पॉट्स इज altered in the form of steam which is used to run a steam turbine that can generate electricity। जस्ट तक हम यहां देख सकते हैं कि जो जमीन की अंदरला वाला हिस्सा है उसको हम कह सकते हैं वहां हॉट रॉक्स हैं, और इस हॉट रॉक्स से के थ्रू डायरेक्टली जो है वो जियोथर्मल का प्लांट लगाकर हॉट वाटर के थ्रू हीट एक्सचेंजर में इसको यूज किया जा सकता है, और जो ओशन सरफेस है और जो थर्मल डिफरेंस है वहां से भी वार्म वाटर हासिल किया जा सकता है। और उसके बाद इस हीट एक्सचेंजर से डिफरेंट जो हैं वो स्टीम के थ्रू और पंप के थ्रू जो है वो टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल की जा सकती है। और ये जो हॉट वाटर यहाँ से इंटर होगा प्लांट में, उसके बाद वहां से उसके बाद इस हॉट वाटर को इस्तेमाल करने के बाद ये दोबारा से जमीन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जो कि कोल्ड वाटर की फॉर्म में होता है। और इसमें दो टाइप्स के सर्किट्स हैं, एक जो है वो वाटर सर्किट है और ये वेपर सर्किट है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेशन अमल में आती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि रिलायबल है, सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, अबंडेंट सप्लाई है, कांस्टेंट सप्लाई अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज में क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड। जो ज़मीन से हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं वो उनका एमिशन जो है, अखराज जो है वो होता है। थैंक यू।